भाग 2। जब स्कारलेट को एहसास हुआ कि जिसने उसे घसीटा था वह उसका पीछा करने वाला बॉडीगार्ड नहीं बल्कि कोई और था, तो उसका शरीर ठिठक गया। वह कौन था? ताज़ी मर्दाना खुशबू से वह पहचान गई कि यह आदमी एक महंगा और डी परफ्यूम पहने हुए है। वह इस खुशबू को जानती थी। उसके दोस्त, जो एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी के सीईओ हैं, आमतौर पर यही खुशबू लगाते हैं। उसने उसकी कलाई पर वह घड़ी भी देखी, पाटेक फिलिप की महंगी और नवीनतम कलेक्शन में से एक। वह पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन आदमी ने जैसे जानबूझकर उसका सिर थाम रखा था, ताकि वह मुड़ न सके। चुप, वे आ रहे हैं। उसकी चेतावनी सुनकर स्कारलेट समझ गई कि वह अब भी अपने माता पिता और उस विकृत बूढ़े आदमी से सुरक्षित नहीं है। अचानक उसका सीना भारी हो गया, और उसके पैर कमजोर पड़ने लगे, जब उसे अपने साथ हुए हादसे की याद आई। धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी। उसका सिर झुक गया, और अंधेरा उसे निगल गया। मैडम, वे सब चले गए। अब आप जा सकती हैं, ग्रे सूट पहने आदमी ने कहा। लेकिन उसकी बाहों में पड़ी लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम सो रही हो? उसने उसका शरीर अपनी ओर घुमाया। ऐसे ही बेहोश कैसे हो सकती हो, लड़की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रे सूट वाले आदमी के पास शब्द नहीं बचे। उसने उसे खींचकर उसका सिर अपने दाएं कंधे पर टिका दिया और फोन मिलाया। पीछे वाले दरवाजे पर गाड़ी तैयार करो, हम अस्पताल जा रहे हैं। कॉल समाप्त करने के बाद उसने उसे धीरे से उठाया और छत से बाहर ले गया। भाग 3। अस्पताल में उसके शरीर में हो रही भयंकर असहजता ने स्कारलेट को जगाया। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन छत पर चमकते हुए उजाले ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, ताकि वह रोशनी के साथ सामंजस्य बिठा सके। हालांकि अपना शरीर थोड़ा सा हिलाने पर भी उसे हल्का सा दर्द हुआ। उसके शरीर के कई हिस्सों में दर्द था, जो बर्दाश्त से बाहर था। उसके बछड़े कस रहे थे और सिर में इतनी तेज चुभन हो रही थी, जैसे किसी ने कठोर वस्तु से उसके सिर पर वार किया हो। मैं कहाँ हूँ? स्कारलेट की आखिरी याद में वह अपनी सौतेली माँ के शैतानी मंसूबों से बचने की कोशिश कर रही थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसके पिता भी इसमें शामिल थे। यह दूसरा मौका था जब उसके पिता ने उसे नुकसान पहुंचाया, जब से उन्होंने उस घिनौनी महिला लॉरेन से शादी करने का फैसला किया था। जब से स्कारलेट किशोरी थी, उसने लॉरेन से दूर रहना शुरू कर दिया था। उसने विदेश जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया था। लेकिन किसी कारणवश वह घिनौनी महिला उससे फिर भी नफरत करती थी, और दुख की बात यह थी कि उसका पिता उस महिला से प्रभावित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उस महिला के जाल में फंस हुए हों, और वह हमेशा वही करने को राजी रहते थे जो वह अपनी बेटी के साथ करती थी। जब वह इस डब्ल्यू देश में वापस आई, तो उसे लगा था कि उसकी सौतेली माँ बदल जाएगी। लेकिन वह गलत थी। उस महिला ने उसे अपनी बड़ी बेहयाई योजना के साथ स्वागत किया। कितनी शैतानी! अब स्कारलेट को अपनी निर्णय पर पूरा यकीन हो गया था। वह फिर कभी इस द्वीप पर वापस नहीं आएगी। उसके लिए राजधानी में अकेले रहना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह यहाँ आकर उनके नापाक मंसूबों को मान ले, जो उसे अपनी कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वह ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन अब उसे एक बड़ा समस्या सामने था। उसे यह याद था कि उसकी सौतेली माँ ने शादी का प्रमाण पत्र तैयार कर लिया था। उसे डर था कि वह महिला उसकी बिना अनुमति के उस पर धोखाधड़ी से सिग्नेचर करके उसे प्रक्रिया में डाल सकती थी। धत्तेरी की! तभी अचानक उसका सिर चकराने जैसा महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा। वह हैरान रह गई जब उसने महसूस किया कि वह एक अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है और उसके बेड के पास एक अजनबी तरह का मेडिकल मशीन रखा हुआ है। मैं यहाँ कैसे आई? स्कारलेट उठने की कोशिश करती है, लेकिन एवलाइन ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया।
वह फिर से बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन साथ ही उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ती हैं जो कांच की खिड़की के पास खड़ा था, और उसका चेहरा उसकी ओर नहीं था। उस आदमी को पहचानने की कोशिश करते हुए उसने अचानक उसकी सूट का रंग देखा, जो उसी रंग का था जैसे उस आदमी का सूट था जिसने होटल के छत पर उसके मुंह को ढांक लिया था। क्या वह वही है? बेहद हल्की और खड़ी आवाज में, जो उसकी सूखी होठों से निकल रही थी, वह बोली, हाँ हेलो, मुझसे माफी चाहती हूँ। उसका दिल कांप गया जब उसने देखा कि वह आदमी मुड़कर उसकी ओर देख रहा था। उस आदमी का चेहरा आकर्षक और युवा था। फिर भी उसकी नीली आंखों से जो आभा निकल रही थी, उससे ये साफ था कि उसके पास जीवन का बहुत अनुभव था। उसके कपड़ों से यह स्पष्ट था कि वह एक बड़ी कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर था। वह सामान्य कर्मचारी नहीं लग रहा था। वह महंगी चीजें पहनता था। स्कारलेट ने महसूस किया कि उसके दिल में हल्की सी धड़कन हो रही थी जब उसने देखा कि वह आदमी लंबी कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। उनके बीच की दूरी कम हो रही थी। वह उसके मजबूत जबड़े को साफ देख सकती थी। उसकी नजरों में एक पतली दाढ़ी थी जो उसे और भी मर्दाना और रहस्यमय बना रही थी। उसके बाल करीने से पीछे की तरफ सजे हुए थे, जिससे वह उस युवा सीईओ की तरह लग रहा था जिसे वह ड्रामा में देखा करती थी। वो परफेक्ट, हैंडसम आदमी था जिसे निश्चित रूप से कई महिलाएं चाहती होंगी। यह आदमी कौन है? क्योंकि उसे देखकर स्कारलेट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि डब्ल्यू देश में ऐसा कोई इतना खूबसूरत आदमी है। मिस पियर्स, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसकी दोस्ताना आवाज ने स्कारलेट को उसके चेहरे को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी नजरें झुका दी ताकि वह अपनी शर्मिंदगी को छुपा सके, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि यह आदमी उसका नाम ले रहा था। वह हैरान हो गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? स्कारलेट ने पूछा और बैठने की कोशिश की ताकि वह आराम से बात कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह सही से बैठ पाती, वह आदमी उसके पास आ गया, जो उसे एकदम चौंका दिया। उनके शरीर इतने करीब थे कि उसे उसकी विशेष खुशबू आ रही थी। वह जरा भी हिली नहीं, क्योंकि उसे डर था कि उनका चेहरा एक दूसरे से टकरा जाएगा। जब उस आदमी ने उसका बिस्तर सही किया और तकिया उसके पीछे रखा, तो वह मुस्कराई। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उस आदमी के बारे में स्कारलेट की पहली छाप ये थी कि वह संकोची और कठिन था। लेकिन जैसा उसने अभी किया, उससे उसे थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ। वह आदमी एक सच्चा सज्जन व्यक्ति था। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका दिया। स्कारलेट ने मन ही मन मुस्कराते हुए देखा कि अब वह आदमी फिर से चुप और ठंडा हो गया था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपके आईडी कार्ड से। हमें आपको यहाँ भर्ती करने के लिए वो चाहिए था। आह, तो आपने मेरा बैग खोला? हाँ, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। स्कारलेट मुस्कराए और फिर बोली, पहले, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप कृपया मुझे बताएं, तो आप किस तरह की मदद देने वाले हैं? वह थोड़ी उलझन में थी। आपकी शादी के इंतजामों के बारे में। उसकी बात सुनते ही स्कारलेट का चेहरा एकदम सुस्त हो गया। होटल में जो कुछ हुआ था, वह फिर से उसकी यादों में आ गया और उसे परेशान कर दिया। उसके माता पिता से उसके रिश्ते अब तक सुलझ नहीं पाए थे। उसे इस मामले को जल्दी निपटाना होगा, वरना उसकी तेली माँ उसकी बिना अनुमति के शादी के दस्तावेज पर सिग्नेचर करके उसे दर्ज कर सकती थी। उसे पता था कि वह चालाक महिला इतनी दूर तक जा सकती है। उसने अपनी स्मार्टवॉच देखी और हैरान रह गई कि अब रात के 1 बजे हैं। वह अस्पताल में काफी देर से सो रही थी, और यह हैंडसम आदमी अभी भी उसके साथ था। वह सच में बहुत अच्छा था। आप बहुत जोर से बात करते हैं, इसलिए मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था। उसका स्वर शांत था। स्कारलेट पूरी तरह से चुप रह गई।
वह उसकी बात का मतलब समझ सकती थी। मेरे ऊपर शक मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे मुद्दे सुन रहा हूं। हे भगवान, यह आदमी सच में अच्छा है, लेकिन उसकी आदतें थोड़ी अजीब हैं। आप मुझे इस बेहयाई मामले से कैसे मदद करेंगे? अब स्कारलेट को अपने पारिवारिक मामलों को उसके सामने साझा करने में कोई शर्म नहीं थी। मुझसे शादी कर लो। उद्धरण चिन्ह। क्या मां मुझसे शादी? स्कारलेट हैरान होकर उसे देखने लगी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने ऐसा कहा। क्या यह हैंडसम आदमी उसे शादी के लिए कह रहा था? वह इस देश में काफी समय बाद लौटी थी, तो उसे थोड़ा भ्रम हो रहा था। क्या इस देश में अब ऐसा हो गया है कि बिना एक दूसरे को जाने किसी को भी शादी के लिए कह दिया जाता है? हे भगवान! वह चुप रह गई। हाँ, रुको। सर, मिस्टर जांडर, मुझे जांडर बुलाओ। स्कारलेट ने अपने सिर को खुजाया, जो उससे बिल्कुल भी नहीं खुजा रहा था, इतनी उलझन में थी वह। मिस्टर जांडर, मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। भाग 4। आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन कोई बात नहीं। इस पल में, मैंने सच में अपना दिमाग खो दिया था। मुझे एक ऐसे आदमी से 1 साल के लिए शादी करना बेहतर लगा, जिसे मैं नहीं जानती, बजाय इसके कि मैं उस बुढ़े गंदे आदमी, मिस्टर फ्रांस की हमेशा की पत्नी बनूं। और शुक्र है कि वह आदमी अच्छा भी है। 1 साल का अनुबंध विवाह। कौन परवाह करता है? स्कारलेट ने जांडर के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। ये बस एक अनुबंध विवाह था, और वह इसे अपनी शर्तों पर तय कर सकती थी, ताकि इसमें कोई प्यार या शादी से संबंधित संपर्क न हो। सिर्फ कागज पर शादी। खुद को या किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अब सुबह का समय था, स्कारलेट और जांडर दोनों अभी भी ताजगी महसूस कर रहे थे। अब दोनों बैठने की जगह पर बैठकर शादी के अनुबंध, शर्तों और नियमों के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे आपकी शर्तें सुनाओ, स्कारलेट ने मुस्कुराते हुए जांडर से कहा, जो उसके सामने बैठा था। यह आदमी सूट उतारने के बाद और भी आकर्षक लगने लगा। उसने सिर्फ एक सफेद स्लिम फिट शर्ट पहनी थी, उसने अपनी बाहें मुड़ी हुई थी। जब उसने अपनी मजबूत बाहें देखीं, तो उसकी आंखें अपनी उत्तेजना को छुपा नहीं पाईं। वह चुपचाप गहरी सांस लेती है, जबकि अपनी घबराई हुई मानसिकता को शांत करने की कोशिश करती है। शांत हो जाओ, स्कारलेट। यह आदमी आकर्षक नहीं है, यह आदमी बदसूरत है। उद्धरण। वह अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी, ताकि वह मोह में न पड़ जाए। धत्तेरी की। इस तरह के भगवान जैसे आदमी को देखना आसान नहीं है। स्कारलेट हल्का सा हिली और अपनी नजरें बाहर के अंधेरे आकाश की ओर मोड़ दी। जांडर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने बैठी लड़की उसकी खूबसूरती को देख रही थी। थोड़ी देर बाद, स्कारलेट ने जांडर की आकर्षक आवाज सुनी, जिससे वह फिर से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे पास 3 शर्तें हैं। पहली, यह शादी का अनुबंध सिर्फ 1 साल के लिए वैध होगा। 1 साल बाद, हम तलाक ले लेंगे, और मैं अपनी मर्जी से जो चाहो कर सकती हो। चिंता मत करो, तलाक के बाद तुम्हें कुछ पैसे और संपत्ति मिलेगी। स्कारलेट। वह वैसे भी उसकी पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वह उसे देने पर अड़ा था, तो वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी। दूसरी, हमारे बीच कोई रोमांस नहीं होगा, इसका मतलब है कि हम अलग अलग कमरे में सोएंगे, भले ही हम एक ही घर में रहते हो। लेकिन सार्वजनिक रूप से हमें पति पत्नी जैसा दिखना होगा। स्कारलेट ने सिर हिलाया। उसे उसकी शर्त पर कोई आपत्ति नहीं थी। और आखिरकार, तुम हमारे 1 साल के वैवाहिक जीवन के दौरान किसी प्रेमी प्रेमिका के साथ रिश्ते में नहीं रह सकती। क्या तुम सहमत हो? सहमत हूं। वह किसी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। वह समझती थी कि ऐसे कामों में बहुत समय लग जाता है। परफेक्ट। जांडर को यह नहीं उम्मीद थी कि यह लड़की इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। तुम्हारी शर्तें क्या होंगी? उसकी आंखें स्कारलेट पर थीं, जैसे वह उसकी मांगों का इंतजार कर रहा हो।
ये लड़की जरूर बहुत सी मांगे करेगी, है ना? सिर्फ एक बात, जब तक हम शादीशुदा हैं, मैं काम करना चाहती हूँ। वह अगले कुछ महीनों में काफी व्यस्त रहने वाली थी। उसके पास कई नए प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें वह जल्द ही पूरा करना चाहती थी। और जैसा कि पहले हुआ था, वह महीनों तक अपने ऑफिस में ही व्यस्त रह सकती थी। जांडा चौंक गया। इस लड़की की एक ही मांग सुनकर वह हैरान था। वह बाकी लड़कियों से अलग लग रही थी, जिन्हें उसने अब तक जाना था। बिल्कुल, तुम काम कर सकती हो। और कुछ? बस यही। स्कारलेट ने देखा कि जांडर उसकी शर्तों से चौंका हुआ था, तो वह थोड़ी देर रुकी। क्या उसने गलत बोल दिया? क्या उसे उससे ज्यादा पैसे या कुछ और मांगना चाहिए था? तुम क्यों चौंक रहे हो? स्कारलेट ने पूछा। कुछ नहीं। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा। फिर तुम्हारे परिवार के मामले को मैं सुलझा लूंगा। तुम बस मेरे साथ राजधानी चलो। राजधानी? तो जांडर क्लाउड फोर्ट का है। स्कारलेट अपने चेहरे पर खुशी नहीं छुपा पाए, ये जानकर कि जांडर भी राजधानी में बसा हुआ था। संयोग से उसने MIT से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद क्लाउड फोर्ट में ही रहने का निर्णय लिया था। वह इस साल की शुरुआत से अपना नया ऑफिस सेट कर रही थी, और कुछ दिन पहले ही उसे खबर मिली थी कि ऑफिस तैयार हो गया है। अब वह काम पर लौटने के लिए बेचैन थी। इस द्वीप पर 1 महीने के विश्राम के बाद उसकी उंगलियां जकड़ी हुई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें वहां जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है? स्कारलेट ने सिर हिलाया। संयोग से, मैंने वहां पहले ही अपना ऑफिस सेट किया था, इससे पहले कि यह बेहयाई घटना हुई। तो अब तुम भी वहां से हो? वह हल्का सा मुस्कुराई। जांडर ने सिर हिलाया। अब सब कुछ ठीक था। उसे बस किसी को फोन करके सब कुछ व्यवस्थित करना था। क्या कुछ और पूछना है? स्कारलेट को पूछने में संकोच हो रहा था, लेकिन यह सवाल उसे शुरू से परेशान कर रहा था। उसे इसे साफ करना ही था, इससे पहले कि वे असल में शादी कर ले। मुझे है। क्या है? क्या तुम? स्कारलेट ने अपनी मुट्ठी कस ली, ये डरते हुए कि उसका सवाल उसे नाराज कर सकता है। क्या तुम किसी तरह के अंडरग्राउंड क्रिमिनल संगठन के लाड हो? क्या? जांडर का गला लगभग रुक गया। ये लड़की उसे माफिया के लाड की तरह क्यों सोच रही थी? ये पहला मौका था जब उसे किसी महिला ने पहचाना नहीं, जबकि उसका चेहरा अक्सर देश के टीवी और बिजनेस मैगजीन में दिखाई देता था। क्या उसने इस देश में कभी समाचार नहीं पढ़े? उसे शक था। लगता है उसे अब और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफर मिलनी चाहिए। जांडर ने मन ही मन नोट किया कि उसे अपने सहायक से मीडिया को कॉल करने के लिए कहे, लगता है मीडिया को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। इस लड़की के शब्दों ने उसे थोड़ा सा चोट पहुंचाई। जांडर ने अपनी आवाज साफ की और इस लड़की की जिज्ञासा को शांत किया। मैं किसी अंडरग्राउंड लाड नहीं हूं। मैं बस एक व्यापारी हूं। एक लेजिट व्यापारी। अगर तुम चाहो तो मेरे बारे में गूगल कर सकती हो। बेवकूफ लड़की। खुद को शर्मिंदा मत करो। स्कारलेट केवल अपने दिमाग में खुद को डांट रही थी। उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी, ये दिखाने के लिए कि वह माफी चाहती थी। सॉरी, उसने बमुश्किल आवाज में कहा। जांडर के होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसकी आंखें अब भी उस पर थीं। मिस स्कारलेट, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें और सोना चाहिए। वह रुक गया जब उसने देखा कि लड़की ने हाथ उठाया, जैसे उसे बोलने से रोकने का इशारा किया। उसने तमत माया। जांडर, तुम मुझे नाम से बुलाते हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे मिस कहते हो। स्कारलेट के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे यकीन है कि हम दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है ना? तो मेरे नाम से पहले मिस क्यों लगाते हो? उद्धरण चिन्ह। जांडर ने गला खनखारा और कहा, खैर, मैं तुमसे बड़ा हूं। बस भगवान ने मुझे एक ऐसा चेहरा दिया है जो युवा सा लगता है। स्कारलेट, तुम कितने साल के हो? क्या मुझे तुम्हें बड़ा भाई बुलाना चाहिए? अचानक उसे लगा कि नाम से संबोधित करना अनादर होगा। अब तक वह सोच रही थी कि वे दोनों सिर्फ 1 साल के अंतराल में हैं।
अगले महीने मैं 28 का हो जाऊंगा। हे भगवान, 5 साल का फर्क। यह आदमी कितना हैंडसम है। भगवान, तुम उसे बहुत फेवरेट करते हो। स्कारलेट, कल मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। वह तुम्हें घर